तो ये जो सिंड्रोम्स है तीनों भी, ये हेरिडिटी नहीं है, ये जीन्स के थ्रू नहीं आते, ये क्रोमोसोम के अंदर ही म्यूटेशंस होते हैं, इसकी वजह से आते हैं। और ये आगे फैलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये लोग, इन लोगों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिस्टम्स जो होते हैं वो वेल डेवलप होती ही नहीं, तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन कुछ होता ही नहीं इनके अंदर। डिजीज अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन। कोई तो एक सिंगल जीन के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाता, म्यूटेशन यानी कि क्या, चेंज आ जाता है, उसके वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। म्यूटेशन चेंज आ जाता है सिंगल जीन के अंदर, उसके वजह से, तो उसको बोलते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। मोनो मतलब सिंगल, जेनिक जीन्स। तो बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस होते हैं जो कि होते हैं एक एबनॉर्मल जीन के वजह से, बहुत बड़े बड़े डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, हटकिंसंस डिजीज, टे सास डिजीज, यानी कि ये सब ना न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, नर्व से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये दोनों भी डिजीजेस जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। इसमें होता क्या है कि जो बॉडी के नर्व फंक्शनिंग है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो या तो एकदम ऐसे झटका आ जाता है, या फिर कोई सेंस अपन ले ही नहीं पाते, सेंसरी ऑर्गन्स कमजोर हो जाते हैं, या तो कोई अपन रिस्पॉन्स नहीं दे पाते किसी स्टिमुलस को, ठीक है। इसमें मोस्टली ऐसा होता है कि ब्लाइंडनेस आ जाता है कभी कभी। तो ये दो जो सिंड्रोम है, एक ही जीन के अंदर कुछ चेंजेस आने की वजह से ये सिंड्रोम होते हैं, तो इतना बड़ा ये हो जाता है प्रॉब्लम। तो ये जो है गैलेक्टोसेमिया, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, ये मेटाबॉलिज्म यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन होता है, तो उस सारे चीजों में फर्क आ जाता है, ठीक है। तो इन लोगों में मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, ये दोनों भी क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। फिर सिकल सेल एनीमिया, कल बताया था, सिकल सेल एनीमिया जो होता है, आरबीसी का प्रॉब्लम होता है उसमें, सिकल सेल एनीमिया। सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस। सिस्टिक फाइब्रोसिस यानी कि क्या, आंखों के अंदर जो है थोड़ा फाइबर्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फाइबर्स, तो ब्लाइंडनेस आ जाती है, ठीक से दिखाई नहीं देता है। उसके बाद में एल्बिनिज्म देखेंगे आगे। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी बताया था कि क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो क्लॉट करने के जिससे ब्लड क्लॉट होता है, उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स। बॉडी के अंदर अपने 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो हीमोफीलिया के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, तो इस वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाता जल्दी से, तो अगर इतनी सी भी चोट लग गई तो ब्लड लॉस बहुत होता है। ऐसा सुना होगा, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनको ऐसा बोला जाता है कि इंजुरी नहीं लगने देना, ऐसा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स की थोड़ी सी कमी आ जाती है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, और ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है डायबिटीज, पर वो हीमोफीलिया नहीं है, ठीक है, वो डायबिटीज की वजह से है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में कुछ दिखाई नहीं देता है। किस विटामिन की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, पता है तुमको? यस। किसने बोला सबसे पहले था, ए? विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। तो ये एक म्यूटेशन हो जाता है जीन के अंदर, उसके वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए किस चीजों में से मिलता है, क्या खाने से विटामिन ए मिलता है, पता है? कैरेट्स, कैरेट के भाई बहन जो भी है, रेडिश और ये, हाँ। विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है, मतलब विटामिन बी की कमी से? बेरी बेरी। और विटामिन बी किससे मिलता है? विटामिन बी कोई एक विटामिन नहीं है, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। 12 विटामिन, विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, बी 7, बी 12। बी 12 बहुत सुना होगा कॉमनली तुम लोगों में, विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वो मोस्टली वेजिटेरियन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि बी 12 जो है वो कोई भी वेजिटेरियन चीजों में नहीं मिलता है, वो मीट में, एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 का फिर बाद में, तुम एक एज के बाद में
तुमको इंजेक्शन देने पड़ते हैं विटामिन B12 के, अबव 40 जब हो जाते हो ना तब। क्योंकि विटामिन B12 क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो डीएनए को बनाता है, डीएनए बनाने में हेल्प करता है, विटामिन B12 जो है वो डीएनए बनाने में हेल्प करता है। विटामिन C, पता है विटामिन C तो बहुत कॉमन है, हाँ वो तो हर कोई बोलता है, सी विटामिन किस स्कर्वी होता है उससे। तो वो किससे मिलता है इस विटामिन C? कौन कौन से होते हैं सिट्रस पे? ऑरेंजेस, ग्रेप्स, लेमन। ऑनलाइन के सारे बच्चे कैमरा बंद करके सो गए क्या? तुम लोग भी आंसर दे सकते हो, मेरी आवाज आ रही है ना? फिर विटामिन D किससे मिलता है? सनलाइट। विटामिन D सनलाइट से मिलता है, मतलब सनलाइट से डायरेक्ट विटामिन D बन के नहीं आता है, सनलाइट जब अपने स्किन पे पड़ती है तो स्किन के अंदर जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं विटामिन D के अंदर। फिर विटामिन E भी होता है, ई। क्या? ब्यूटी विटामिन। बहुत बार ऐसा तुमने सुना होगा कि किसी को हेयर फॉल हो रहा है या कुछ फेस का प्रॉब्लम है तो विटामिन E का कैप्सूल आता है, वो उसको लेना चाहिए। या विटामिन E के कैप्सूल में एलोवेरा मिक्स करके उसको लगाते हैं सिर पे, होता है ऐसा बहुत बार। विटामिन E का कैप्सूल आता है, उसको खाली करके उसके अंदर उसके एलोवेरा मिक्स करके फिर लगाते हैं। विटामिन K भी एक होता है, के। विटामिन K क्या होता है पता है क्या? विटामिन K होता है एंटी कोया विटामिन K कोआगुलेंट होता है, यानी कि वो भी कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन K। हाँ तो भी आगे बढ़ता भी ये इस पे। एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म यानी कि क्या होता है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अपने जो जो भी अपना कलर है ना, आईज का, हेयर का, स्किन का, ये किसकी वजह से आता है? मेलानिन नाम का एक पिगमेंट है, ठीक है? ये मेलानिन नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से कलर आता है। तो मेलानिन जितना रहता बॉडी के अंदर उतना अपना डार्क कलर आता है, और जितना कम मेलानिन प्रेजेंट रहता है उतना फेयर या वाइट कलर आता है, ठीक है? तो इनके अंदर क्या होता है, मेलानिन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, इन दिस डिजीज द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। तो इस वजह से जो भी ब्लैक या मेलानिन की वजह से जो भी कलर आते हैं, हेयर का कलर हो गया, आईब्रोज का कलर, आंखों का कलर, स्किन का कलर, वो उनका एकदम ऐसा पेल वाइट सा होता है, ठीक है? ऐसे गोल्डन गोल्डन कलर के ऐसे थोड़े बाल रहते हैं। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलता है। हमारे मतलब मैं ऐसे एक लोगों को जानती हूँ हमारे ऐसे रिलेटिव्स में, तो वो आंटी को ये डिजीज है एल्बिनिज्म, ठीक है? उनके पूरे गोल्डन हेयर्स है, आईब्रोज भी गोल्डन है। उनको 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चों में सेम डिसऑर्डर गया है। मतलब वो जीन जो है वो तीनों भी लोगों में गया है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा चांसेस, जैसे मैंने चांसेस बताए, 75% चांस, 25% चांस, तो उनके तीनों भी बच्चों में मेजोरिटी वाला वो ही जीन गया है, मतलब फादर का जीन गया ही नहीं है, उनके ही जीन ट्रांसफर हुआ है। तो तीनों बच्चों को सेम डिसऑर्डर जो जैसा उनको था। Eyes are usually pink due to absence of melanin pigment in the retina and sclera। मेलानिन पिगमेंट नहीं होता है, इसलिए आई बॉल्स जो होते हैं वो भी ब्लैक नहीं होता है। कुछ जो डिसऑर्डर्स है ना, बहुत सारे ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स पता है? जो ट्यूमर्स जो होते हैं कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है? ट्यूमर्स होते हैं, अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो वो बढ़ते जाता है और फिर वो कैंसर तक पहुंच जाता है। सो बहुत सारे जो ट्यूमर्स है ना, वो ऐसा होता है कि ब्राउन पीपल, यानी कि जिसके अंदर जितना मेलानिन है ना उन लोगों को कम होता है, और जो वाइट फेयर स्किन पीपल होते हैं जिनके अंदर मेलानिन कम है वो उनमें ज्यादा होता है। ऐसे बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं। तो जो कुछ जो इंडिया के अंदर कुछ जो ट्यूमर्स है वो कॉमन नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में वो ट्यूमर्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं।
और लेकिन ऐसा कुछ डिसऑर्डर्स भी है जो कि ब्राउन पीपल में ज्यादा होते हैं। अपने यहाँ पे ना कौन से कॉमन डिसऑर्डर्स है जो कि रिलेटेड होते हैं, स्मोकिंग, टोबैको, मतलब जो नॉन स्मोकर्स है, जो स्मोकिंग नहीं भी करते, उन लोगों को भी वो हो सकता है, क्योंकि अपने यहाँ पे गली गली में आजू बाजू हर कोई स्मोक कर रहा होता है। तो वो पैसिव स्मोकिंग जो वो अपन धुआं ले रहे, तो उसकी वजह से भी होता है फिर तो अपने अपने कंट्री में स्मोकिंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां पे होते हैं स्किन से रिलेटेड। तो उनके अंदर मेलानिन कम होता है फॉरेन कंट्रीज के लोगों के अंदर। सिकल सेल अनीमिया जो होता है वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो उसमें होता क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज ग्लूटामिक एसिड एज द सिक्स्थ अमीनो एसिड इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया था, जो भी डीएनए है उसके अंदर क्या होता है, अमाइनो एसिड्स का चेन होता है, ठीक है। एक अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं और वो एक मैसेज होता है। तो जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो चेन है, एसिड का, प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का, उसके अंदर क्या है ना, 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड है वहां पे ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। वहां पे ग्लूटामिक एसिड नॉर्मल हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन का अमाइनो एसिड का जो चेन है उसके अंदर 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है, ये ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन नाम का अमाइनो एसिड आ जाता है। इट इज रिप्लेस बाय वैलिन। ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है, बस ये एक चेंज होता है, उसके वजह से इतनी सारी चीजें हो जाती है। सिर्फ ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है गलती से, म्यूटेशन हो जाता है उसका, उसके वजह से। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एरिथ्रोसाइट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स है वो सिकल शेप बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया सिकल शेप, कल आधा चंद्रमा जैसा बन जाता है वो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, वो ब्लड वेसल्स में से पास नहीं हो पाते जल्दी से, क्योंकि ब्लड वेसल्स अपनी थिन है, ये इस तरह से शार्प सिकल शेप बन जाते हैं, तो वो पास नहीं हो पाते। तो वो एक तो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देते हैं, उसके बाद में वो वहीं पे जमे रह जाते हैं, तो एक के ऊपर एक कोएगुलेट हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या हो जाता है, पूरा जो ब्लड वेसल है, अ, वही डैमेज, वही सेम डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, वो लो हो जाती है, क्योंकि ये इस शेप का हो जाता है। तो इसके ऊपर ना ऑक्सीजन ज्यादा रहता है, ना हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है, ना आयरन ज्यादा रहता है, तो सब कम हो जाता है, ठीक है। सो क्लम्पिंग एंड देयर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स अकर मोस्ट ऑफन। एक दूसरे के ऊपर वो क्या करते हैं, क्लम्पिंग, यानी कि जैसे एक दूसरे के ऊपर कॉइन्स रख दिया तो कॉइन का कैसा पाइल हो जाता है, वैसा इरेथ्रोसाइट्स एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लम्पिंग, ठीक है। तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, खत्म, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है पहले ही। ये ऐसे रेड ब्लड सेल्स होने की वजह से ऑक्सीजन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, उसमें अगर ये भी मर गए तो और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है ना, वो दिन भर हर वक्त बीमारी रहता है वो इंसान, उसको कंटिन्यूसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मेडिसिन, इस सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि ब्लड की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो वो हल्का सा बस उठ के 2-3 कदम चल भी ले तो उसको प्रॉब्लम होने लग जाती है, बिकॉज बॉडी में ऑक्सीजन कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे सारे जो ऑर्गन्स है वो भी डैमेज होने लग जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिला ऑर्गन्स को तो वो डैमेज होने वाले हैं। Sickle cell anemia is a hereditary disease. It occurs due to changes in genes. तो इसमें होता क्या है कि अगर मदर और फादर दोनों में भी अगर सिकल सेल अनीमिया रहा तो बच्चों में तो 100% आएगा, ठीक है। अगर मदर फादर दोनों में भी सिकल सेल एनीमिया रहा तो बच्चों में 100% आएगा। अगर सिर्फ एक को रहा तो भी कम चांसेस है। जैसे अगर दो टाइप के पर्सन होते हैं, एक तो जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया है, मतलब उनको वो बीमारी है, और दूसरे होते हैं जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया का कैरियर है, मतलब वो रिसेसिव जिन बन के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। वो डोमिनेंट हुआ नहीं है लेकिन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो वो, सपोज मेरे अंदर वैसा जीन है तो वो मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें शायद वो डोमिनेंट हो जाए, ठीक है। सो अगर अगर मदर फादर में से कोई एक भी जन अफेक्टेड है तो फिर वो क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है।
तो होता क्या है, स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, पेन इन जॉइंट्स, बॉडी एक, सारा नॉर्मल, लो हीमोग्लोबिन काउंट, ये सारी चीजें होती है। इस तरह से ये सा सिकल शेप जैसा ऐसा ऐसा बन जाता है, ये आधा मून टाइप, ठीक है। अब इसमें दिया है कि कैसा कैसा है, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा। अभी इसमें तुम लोग बना सकते हो क्या ये, सपोज अगर एक पेरेंट नॉर्मल है और एक पेरेंट को हुआ है, सफरर है, ठीक है, एस बोल तो क्या, सफरर मतलब कि उसको सिक्कल सेल एनीमिया हुआ है, तो बच्चों में कितना परसेंट चांस है कि होगा करके। सपोज अगर ये स्क्वायर के थ्रू अगर बनाया, ए ए, तो क्या चांस है, 50% चांस, जैसे 50% चांस होता है कि लड़का या लड़की होगी, वैसे 50% चांस है कि जो बच्चा होगा उसको सिकल सेल एनीमिया हुआ होगा कि नहीं होगा। फिर उसके बाद में अगर कैरियर है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम, कि अगर सपोज यहाँ पे तो भी एक नॉर्मल दिखाया है, अगर इसको इसके पास है, मतलब बॉडी में ये बता नहीं रहा है पर बॉडी के अंदर वो जीन प्रेजेंट है, तो फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ऑल प्रोजेनी विल बी कैरियर इफ वन पेरेंट इज नॉर्मल एंड वन इज अ सफरर। यहाँ पे ये टेबल में पूरा दिया है, ठीक है, कि अगर ये सिचुएशन रही तो कितना क्या रहेगा। तुम लोग ये टेबल के फॉर्म में बना सकते हो क्या, ये वाला। सपोज एक पेरेंट सफरर है और एक पेरेंट नॉर्मल है, वो अब अगर एक पेरेंट को पूरा सिकल सेल एनीमिया हुआ है और एक नॉर्मल है तो क्या होगा, सारे के अंदर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, सबके अंदर प्रॉब्लम आएगी। फिर ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा, ये होगा। वैसे एक और डिजीज है पता है, थैलेसेमिया नाम है उस डिजीज का, वो भी जेनेटिक डिजीज होता है, और वो भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है थैलेसेमिया। सो उसके अंदर होता क्या है कि ब्लड जो है उसको बार बार ब्लड को बार बार ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, हर 20 दिन बाद वो जो जिसको थैलेसेमिया हुआ है उसको ब्लड देना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं थैलेसेमिया के अंदर। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसके अंदर होता क्या है, दो टाइप होता है, थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइनर। मेजर यानी कि जिसको डिसऑर्डर है, और माइनर यानी कि जिसके अंदर वो जीन प्रेजेंट है लेकिन वो उसको प्रॉब्लम नहीं है कुछ। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना कि ऐसा पता नहीं चलता था कि किसी को थैलेसीमिया अगर माइनर है तो पता नहीं चलता है, वो बॉडी के अंदर जीन प्रेजेंट है। तो लोगों में ना बहुत ऐसा थैलेसीमिया का रेट बढ़ गया था, क्योंकि अगर किसी के अंदर दो माइनर माइनर वाले लोगों ने शादी की और उनको बच्चा हुआ, तो बच्चे के अंदर चांसेस होते हैं कि वो मेजर बन जाए, थैलेसीमिया मेजर। तो इसलिए बहुत थैलेसीमिया के चांसेस बढ़ रहे थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि सब लोगों की टेस्टिंग की, हमारे कॉलेज में भी हम सबकी थैलेसीमिया टेस्ट हुआ है, और 100 में से, हमारे बैच में 100 में से दो लोगों को थैलेसीमिया माइनर निकला है, मतलब उनको पता भी नहीं था कुछ, और उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है दो लोगों का माइनर के लिए। मतलब इसलिए ऐसा बोलते हैं कि जब भी ऐसे जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे, शादी वादी करने का ये रहेगा, तो उसके पहले ना ब्लड टेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि तुम लोगों को पता हो, तुम्हारे नेक्स्ट जनरेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। तो अभी कुंडली वुंडली के साथ साथ ये ब्लड भी चेक कर लेना चाहिए कि सबके ब्लड ब्लड टेस्ट नॉर्मल है कि नहीं। आजकल एक तो इतने डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ भी हो जाता है लोगों को तो बैठे बैठे।
सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले तो अवॉइड मैरिज, शादी, उस इंसान से शादी मत करो। लेकिन अभी करनी पड़ी, उससे करनी है शादी, तो क्या कर सकते हो? शादी को तो टाल नहीं सकते, ठीक है। तो फिर उसके लिए एक मेडिसिन होती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के बारे में सुना है क्या कभी? फॉलिक एसिड का टैबलेट होता है, वो दिया जाता है फिर। अब होता है नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर, ठीक है, क्रोमोसोम का देखा। उसके बाद में मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स देखे अभी तक कि एक जीन के अंदर इशू होने की वजह से क्या क्या हो सकता है, ठीक है, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। अब माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मदर की वजह से होता है, क्योंकि अपने बॉडी के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो मदर के साइड से आता है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मदर से आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। क्या करता है? एनर्जी, यानी कि ये एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी बनाता है, ठीक है। तो ये सिर्फ मदर के साइड से आता है। तो अपने को एनर्जी कौन दे रहा है? सिर्फ मम्मी देती है एनर्जी। जो भी अपने बॉडी के अंदर एनर्जी है वो मम्मी की एनर्जी होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एग सेल ओनली, एग सेल ओवम, यानी कि मदर्स के एग से आता है सर। हेंस माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर ओनली। इसमें एक एग्जांपल है, वो है लेबर हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये एक आई रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि अ, एकदम ब्लाइंडनेस आ जाता है, आंखों का नर्व्स बहुत कमजोर हो जाता है, और आंखों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है दूसरी, ठीक है। तो इट इज एन आई डिसऑर्डर, और हेरिडिटी होता है, तो वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, ठीक है। और मोस्टली जो होता है ना, ये डिसऑर्डर जो है वो मेल्स में ज्यादा होता है, पता नहीं क्यों, बट मेल्स में जो है इसका रेशियो थोड़ा ज्यादा देखा जाता है फीमेल्स से। अब नेक्स्ट है पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। पॉलीजेनिक यानी कि बहुत सारे जीन के अंदर जब प्रॉब्लम आती है तब पॉलीजेनिक डिसऑर्डर होता है। तब उसमें फिर बहुत सारे हाइपरटेंशन, अस्थमा, डायबिटीज, ये सारी चीजें भी हेरिडिटी है, पता है क्या तुमको? डायबिटीज ऐसा बोलते हैं ना कि अगर पेरेंट्स के अंदर है तो बच्चों के अंदर भी हो जाती है, होने के चांसेस रहते हैं डायबिटीज। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता है, हेरिडिटी एक वन ऑफ द रीजन है इसके अंदर, ठीक है। सो वो पेरेंट्स को अगर होती है तो बच्चों के अंदर भी हो जाता है। सारे बच्चों में होगा ऐसे जरूरी नहीं है, बट होता है। फिर उसके बाद में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट यहाँ पे दिया है। क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, जैसे लिप, लिप के बारे में मैंने बताया था, जो लिप है वो ऊपर अटैच होता है, यहाँ पे जगह होती है, पूरा स्पेस होता है। और क्लेफ्ट पैलेट यानी कि क्या? पैलेट यानी कि अंदर टाड़ू जिसको बोलते हैं ना अपन, वो पैलेट होता है। तो वहां पे होल रहता है पैलेट के अंदर पूरा, ठीक है। जब बॉर्न होते हैं तभी वो होल प्रेजेंट रहता है पैलेट के अंदर। तब फिर खाने में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है बच्चों के, तो बच्चों को ना ऐसे अलग ही रखा जाता है, उनको एक ट्यूब दिया जाता है उस वक्त के लिए। और इसका ट्रीटमेंट होता है जो कि 10, जब बच्चा 10 महीने का होता है ना तब ये ट्रीटमेंट किया जाता है क्लेफ्ट पैलेट का, ठीक है। तो ट्रीटमेंट हो जाती है इंडिया में तो बहुत ज्यादा अभी। रिच मतलब ऐसे अपने जैसे मिडिल क्लास या रिच लोगों में ये प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन जो पुअर लोग होते हैं ना उनमें ज्यादा होती है, क्योंकि उनके इसमें न्यूट्रिशन नहीं होता है, हाइजीन नहीं होती है जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तब। तो कुछ भी वो एक तो सारे काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी काम कर लेते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, अपने आप एक प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, तो इस वजह से ये डिसऑर्डर्स फिर उनमें ज्यादा होने होते हैं। पर फिर ये क्लेफ्ट पैलेट के लिए फ्री कैंप्स होते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि गरीब लोगों में ज्यादा हो रहे तो उनको ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए फ्री कैंप्स होते हैं इसके लिए। कंस्ट्रिक्टेड स्टमक, स्पाइना बाइफिडा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऐसे ये बहुत सारे दूसरे डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है।
डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ओबेसिटी, सारे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है। बहुत सारे जीन्स के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से ये डिसऑर्डर्स आते हैं। ये एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल और जीन्स सारी चीजें उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है, लाइफस्टाइल है। ओबेसिटी जो होता है वो मोस्टली रिच लोगों में होता है। ओबेसिटी वाला इश्यू जो होता है वो मोस्टली रिच लोगों में होता है। और उसका दूसरा होता है माल न्यूट्रिशन, वो पुअर लोगों में होता है। नाउ अभी टोबैको और कैंसर सबको पता है, टोबैको खाने से कैंसर होता है। वो एड तो सबने देखी है मूवी के पहले जो आता है, मुकेश, सुनीता, उनके नाम जो है। तो बहुत स्मोक करने की वजह से, बीड़ी की वजह से, फिर गाँव में ना वो ऐसे क्या करते हैं लोग, कुछ ऐसा बीड़ी चूना टाइप ऐसा कुछ होता है, वो ऐसे यहाँ पे रख देते हैं होठ के बीच में, और फिर दिन भर वैसे ही रखते हैं और वैसे ही काम करते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे डिसऑर्डर्स, ट्यूमर्स हो जाते हैं, बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है? एक जो कॉमन ट्यूमर होता है वो होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, यानी कि जो स्किन के ऊपर का जो लेयर है ना वो स्क्वैमस सेल से बना है। सेल, स्क्वैमस सेल पता है क्या तुमको? अभी पढ़ेंगे, अपन देखेंगे। स्क्वैमस सेल से बना होता है, अंदर मतलब ऊपर नहीं, ऐसे थोड़ा बीच का म्यूकोसा जो होता है ना अंदर, सलाइवा, वो वो वाला लेयर स्क्वैमस सेल से बना होता है। तो उसके अंदर कार्सिनोमा हो जाता है। कार्सिनोमा यानी कि कैंसर। सो कैंसर होने की वजह से यहाँ पे पूरा ऐसा, ये पूरा एरिया अफेक्ट करता है। धीरे-धीरे वो हड्डी को भी खा लेता है। जो यहाँ पे अपना बोन प्रेज़ेंट है, उसको भी खा लेता है, उसको भी हॉलो कर लेता है, ठीक है? और जो ट्यूमर्स होते हैं, उसको ना जल्दी से ट्रीट नहीं कर पाता है। जल्दी से उसको क्या करता मतलब वो जल्दी से ट्रीट नहीं हो पाते। अगर हो भी जाते हैं तो वापस रिकर हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। और अपने यहाँ पे तो ये टोबैको और अल्कोहल से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। अल्कोहल से रिलेटेड मोस्टली जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं लीवर डिसऑर्डर्स। लीवर के अंदर लीवर फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आता है, ठीक है? क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो लिवर में जाता है, इस वजह से। फिर क्या है? Many people consume tobacco either by smoking or by chewing. Consumption of tobacco in any form can cause cancer. टोबैको के अंदर क्या होता है, कैसा एक मटेरियल, उसको बोलते हैं निकोटीन। निकोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है ना, आपके नर्वस जो आपका सीएनएस है ना, उसको अफेक्ट करता है वो। आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी क्रिएट कर लेता है। निकोटीन खाने के बाद ना एक अलग से एनर्जी आती है। इस वजह से लोग जो है, उसका एडिक्शन हो जाता है लोगों को उससे का, और वो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। स्मोक, कोई अगर सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसको पता है कि उससे उसको नुकसान है, पर फिर भी वो छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो निकोटीन रिलीज करता है ऐसा। और निकोटीन जो है वो अपने ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, जिससे एनर्जी आती है, एक्सेसिव एनर्जी से दिमाग ऐसा खुल जाता है, ऐसा होता है। तो इस वजह से उसका एडिक्शन होने लग जाता है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आर ड्यू टू निकोटिन प्रेजेंट इन टोबैको। इसलिए वो एड देखी क्या? टोबैको छोड़ने वाली एक मेडिसिन की एड है। वो मेडिसिन का नाम भी निकोटीन ही है। वो एड नहीं देखी क्या? देखो वो, उसकी बेटी निकोटेक्स। बोलती है निकोटेक्स। हाँ, वेरी गुड। टीवी देखते हैं बच्चे। तो excessive tobacco consumption may cause cancer of lips or tongue, visual disorders or tremors. तो ये चैप्टर फिर हो गया। इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ समझा, नहीं समझा? सब समझा है? मोनो हाइब्रिड, क्रॉस डाई हाइब्रिड, ट्रेट। मेंडल ने कौन से 7 ट्रेट के बारे में बताया था? कौन से 7 एक्सटर्नल फीचर्स थे वो?
शेप ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर, पोजिशन ऑफ फ्लावर, उसके बाद में शेप ऑफ पॉड और कलर ऑफ पॉड, पोजिशन ऑफ फ्लावर। क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में कितने प्रेजेंट होते हैं? 46, 23 पेयर्स। ऑटोसोम्स यानी कि क्या? 22 पेयर्स अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स। सिकल सेल एनीमिया के अंदर कौन सा जीन अफेक्ट होता है? सिकल सेल एनीमिया के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर का ग्लूटामिक एसिड जो होता है उसकी जगह पे क्या आ जाता है? वैलिन। ये हो गया, सबको समझ में आया? नेक्स्ट अभी शुरू करना है। सुबह कोई जल्दी उठता है क्या? एक्सरसाइज करता है, वॉकिंग, मेडिटेशन होता है कुछ ऐसा? मेडिटेशन करते हो क्या कभी ऐसे, वंस इन अ ब्लू मून? हमारे तो स्कूल में रोज होता था यार मेडिटेशन। वो हमें एक टीचर थी हमारी, शर्मा मिस नाम था उनका, तो वो हमारा रोज लेती थी योगा। तुम कौन से क्लास स्कूल में? हाँ। स्कूल भूल गई क्या? तो कौन से? मैं CSMS डेंटल कॉलेज, कंचनवाड़ी, औरंगाबाद, संभाजी नगर। चार्टी स्कूल का पता है क्या, पर एक इशू है, मतलब तुम लोग नहीं नहीं, वो वाला पढ़ाई वाला इशू नहीं है, आगे का क्या प्रॉब्लम होगा ना। तुम लोगों का लासुर वाले ब्रांच को ये नहीं है ना, मतलब तुम्हारे जो 10th का जो आएगा हॉल टिकट उसके ऊपर संभाजी नगर ही लिखा रहेगा, और तुम्हारा सेंटर संभाजी नगर, तुम एनरोल्ड वो स्कूल के अंदर हो जो संभाजी नगर का चार्टर स्कूल है ना, उसके अंदर एनरोल्ड हो, लासुर स्टेशन अलग नहीं है। तो इस वजह से क्या होगा, अभी नया रूल आया है कि जिसका रूरल मतलब अर्बन एरिया में स्कूल है वो रूरल एरिया में कॉलेज नहीं ले सकता है 11th 12th। पहले कैसा होता था, जिसका अर्बन मतलब संभाजी नगर के बच्चे छोटे मोटे गांव में अपन कॉलेज ले लेते थे 11th 12th का, क्योंकि सबको क्लासेस अटेंड करने हैं तो कोई भी छोटे गांव में। लेकिन अब ये रूल आया है कि जिसका स्कूल अर्बन एरिया में है वो गांव खेड़े में कॉलेज नहीं ले सकता है, उसको अर्बन में ही कॉलेज लेना है। और जिसका रूरल में है वो ले सकता है, वो उसका रूरल ले सकता है, अर्बन ले सकता है, उसका कुछ नहीं है। तो अर्बन एरिया के बच्चे रूरल में नहीं आ सकते। तो चार्टर स्कूल का क्या है, तुम्हारा संभाजी नगर आता है 10th स्टैंडर्ड के, इसमें तुम वो स्कूल के अंदर एनरोल्ड हो तो तुम भले ही रह रहे हो लासुर में, लेकिन तुम्हारा स्कूल माना जाता है अर्बन एरिया के अंदर। तो फिर वो 11th और 12th में प्रॉब्लम होती है वैसे फिर, कि तुम्हारा जो कॉलेज है अभी इस साल वो जो नया रूल आया है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। पहले तक नहीं थी, बट अभी वो जो बच्चे जिन बच्चों ने इस साल 10th दी है ना उन लोगों से ही ये वाला रूल शुरू हुआ है। और MPS और जीसा जो है वो आती है रूरल एरिया में, वो मालीवाड़ा और दौलताबाद एड्रेस लगाते हैं, भले ही बच्चे वहां पे अर्बन एरिया के, बट वो एड्रेस की वजह से वो रूरल एरिया में आती है, तो फिर वो
अभी जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी वाला करेंगे, जिसके अंदर सेल्स और टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कभी ये वॉच पीछे होती है, कभी आगे चली जाती है। अभी आगे है, पहले पीछे थी। हाँ हाँ, भैया मेरे को जाने नहीं देंगे नीचे से। वो कल के जैसे आके बोलेंगे और 15 मिनट ले लो। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर सेल्स और टिश्यूज के बारे में। सेल के बारे में सबको पता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉर्मल सेल, यूकैरियोटिक वाला सेल, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारे ऑर्गेनेल्स है। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। किसका क्या फंक्शन होता है पता है क्या तुमको। कौन से ऑर्गेनेल का क्या फंक्शन होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं उनको बोला जाता है सुसाइड ऑर्गेनेल, क्योंकि वो उनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो खुद के ही सेल को खा लेता है, मतलब जो डेड सेल होते हैं उसको ही खा सकता है, ठीक है, लाइसोसोम्स। उसके बाद में और क्या है। गोल्गी एपरेटस का क्या फंक्शन होता है। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट, जो भी फूड जो भी बन रहा है उसको वो पैकेज करके ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में ऐसी क्या चीज है जिसको जिसकी वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक। राइबोसोम्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और क्या रह गया। एंडो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी प्रोडक्शन होता है। फिर हाँ, इतने ही है, और क्या है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का क्या फंक्शन होता है। स्टोरेज। तो अभी सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं, ये सबको पता है। तो अभी टिश्यूज पर के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अलग सेल्स होते हैं वो मिला के टिश्यू बनाते हैं। एनिमल और प्लांट दोनों के बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट है। जैसे प्लांट के बॉडी में अपन ने दो टाइप के टिश्यूज देखे थे, जाइलम और फ्लोयम, ठीक है। वैसे ही और भी अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो टिश्यूज का क्या फंक्शन, टिश्यूज का डेफिनेशन क्या है। इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, it is a group of cells having same origin, same structure and same function is called tissue। सेम ओरिजिन यानी कि जो सेल का टाइप है, जो भी जितने भी सेल के टाइप है उन सबका ओरिजिन, मतलब वो सब एक टाइप के सेल से निकल के आए हैं बाहर, ठीक है। स्ट्रक्चर सेम होता है और फंक्शन जो होता है वो सेम फंक्शन करता है। सारे जो टिश्यूज जो होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो सब सेम फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ टिश्यूज, दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू यानी कि एक ही टाइप के सेल से बने, उसके वो टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स है सब, जितने भी सेल्स है सब एक ही टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स एक साथ आके एक टिश्यू बनाते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम में होता है। जैसे मैंने बताया था, जाइलम के अंदर चार अलग अलग टाइप के टिश्यू सेल्स प्रेजेंट है, फ्लोएम के अंदर चार पांच अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे सेल्स एक साथ आके क्या करते हैं, एक काम कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर का काम कर रहे हैं। ये सारे सेल्स आके कंडक्शन ऑफ फूड का काम कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स साथ में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, एक ही फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू ज्यादा प्रेजेंट होता है। अभी सिंपल टिश्यू जो है, प्लांट्स के अंदर जो होता है टिश्यू का फंक्शन होता है मेनली सपोर्ट का।
प्लांट्स हिल तो नहीं रहे, उनको कोई स्टिमुलस भी नहीं है ज्यादा कुछ, तो वो क्या करते हैं, मेन उनका फंक्शन होता है सपोर्ट का, ठीक है। सो प्लांट्स के अंदर, so growth of the plants occurs in specific parts of their body where the tissues contain dividing cells. प्लांट का जो ग्रोथ है ना, वो किसी भी चीज का ग्रोथ किस वजह से होता है, जब सेल्स जो है, सेल का साइज और सेल का नंबर बढ़ता है। ग्रोथ का डेफिनेशन ही वही होता है, नंबर इन साइज एंड, सॉरी, इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ सेल इज ग्रोथ। तो जब भी प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी का भी ग्रोथ होना होता है, यानी कि क्या, सेल का नंबर बढ़ना है। तो सेल का नंबर कब बढ़ता है, जब वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ टिश्यू वहां पे प्रेजेंट है। प्लांट के अंदर क्या होता है ना, हर टिश्यू नहीं डिवाइड करता है, हर सेल डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि कुछ सेल्स तो डेड ही होते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट का काम करते हैं, डेड सेल्स जो होते हैं। और जो बाकी के कुछ सेल्स है वो डिवाइड करते हैं। तो वो जिस जगह पे वैसे सेल्स, डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, वही जगह क्या करती है, ग्रो करती है। जैसे वो स्टेम में प्रेजेंट है, रूट्स में प्रेजेंट है, लीफ के एंड में प्रेजेंट है, तो वो ब्रांच को बड़ा करते हैं, ठीक है। सो एज एनिमल्स हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, एनर्जी नीड्स जो होते हैं वो बड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए अपने बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स प्रेजेंट है सारे के सारे। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो होते हैं, उसके अंदर, उनके अंदर ऑलमोस्ट मेजोरिटी जो होते हैं वो डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अपने अंदर का कौन सा ऐसा सेल है जो कि नॉन डिवाइडिंग है, जो डिवाइड नहीं होता है, जो एक बार बन गया तो वो डिवाइड नहीं होता है? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब एनिमल्स के अंदर जो होता है, अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है। मेन 4 टाइप के टिश्यूज है। उसमें होते हैं मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू। अपनी बॉडी जो है मेन ये 4 टिश्यूज से बनी होती है, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू यानी कि किसी भी चीज के कवरिंग पे एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है। मस्कुलर टिश्यू यानी कि मसल्स जो है वो बॉडी के। कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड, बोन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो अपना बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है। और नर्वस टिश्यू यानी कि न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, एएनएस, जो भी जितना अपन ने पढ़ा, तो ये सब मिला के क्या बना रही है, अपनी बॉडी बनाती है, ठीक है। अब अगर एक एक देखा जाए, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव और मस्कुलर, वो एक पर्सनली अगर देखते तो एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले। एपिथेलियल टिश्यू का काम ही होता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स इन द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल, एपी यानी कि ऊपर, सो इट, वो किसी भी चीज के ऊपर प्रेजेंट है, वो अपने स्किन के ऊपर भी प्रेजेंट है। जो भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स, उनके अराउंड भी कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यू की प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और उसके बाद में जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, वो एकदम ऐसा स्पेसिफिक, जैसे अपन ड्रॉ करते हैं टिश्यूज को, वैसे ही प्रेजेंट होता है, ऐसे एकदम क्लोजली पैक्ड। उनके अंदर जो होता है, वेस्कुलरिटी नहीं होती है, एकदम क्लोज पैक्ड होते हैं, ठीक है, कोई जगह ही नहीं रहती, ऐसे लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर प्रेजेंट होते हैं, और अंदर कोई जगह नहीं होती है। सो वेस्कुलरिटी नहीं होती है, ठीक है, नो वेस्कुलरिटी इसके अंदर। वेस्कुलरिटी यानी कि क्या, ब्लड वेसल्स के लिए स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है एपिथेलियल टिश्यू के अंदर, ठीक है। इस, तो इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है फिर? ब्लड, जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, उसको नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, ये इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर पूरा एपिथेलियल टिश्यू टिका हुआ है। और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फाइबर्स जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू के अंदर न्यूट्रिशन लेके, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के एग्जैक्ट नीचे हर बार प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल। तो ये ब्लड वेसल जो है,
वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बेसमेंट मेम्ब्रेन में डालता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के फाइबर्स उसको एपिथेलियल टिश्यू में लेके जाता है। तो हर बार एपिथेलियल टिश्यू के नीचे क्या प्रेजेंट रहेगा? ब्लड वेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड उसके नीचे ब्लड वेसल। तो इसलिए स्किन को जब वो रप्चर करेंगे तो खून निकलेगा, लेकिन तुरंत नहीं निकलता है। जब बहुत रप्चर कर लेंगे, एपिथेलियल को पूरा मार देंगे, फिर खून निकलता है अंदर से, ठीक है। पहले नहीं तो सिर्फ ऊपर का स्किन निकलता है, ऐसा छिलका निकलता है स्किन का। फिर अगर वो बहुत डीप अगर वुंड रहा, कोई इंजरी डीप रही, तो ब्लड निकलता है, क्योंकि एपिथेलियल के नीचे ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, पहले एपिथेलियल टिश्यू होता है और एपिथेलियल टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। हमेशा एपिथेलियल टिश्यू जब भी ड्रॉ करते तो एक मेम्ब्रेन ड्रॉ करते और उसके ऊपर टिश्यू प्रेजेंट होता है और उसके नीचे ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। So any material that enters the body first encounters epithelial tissue. हमेशा पहले epithelial tissue मिलता है हर जगह पे। Cells of epithelial tissue are separated from the cells of other overlying tissues by a fibrous membrane. ये जो fibrous membrane जो बताई, basement membrane, उससे वो separated रहता है, ठीक है। कहाँ कहाँ present होता है ये? स्किन पे present रहेगा, सो प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है? स्किन, म्यूकस में, म्यूकस लेयर ऑफ द माउथ कैविटी, इनर सरफेस ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ अल्वियोला एक्सेट्रा। स्किन पे, आपके जो बाहर के स्किन पे वहां पे प्रेजेंट होगा। अंदर माउथ के अंदर जो म्यूकोजा होता है, यानी कि जो सलाइवा आजू बाजू जो पूरा ऊपर नीचे प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रेजेंट रहेगा। फिर जो ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सपोज इस तरह से ये ब्लड वेसल है, उसके अंदर भी इस तरह से एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि ब्लड वेसल को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद में वॉल्स ऑफ अल्वियोलाई। अल्वियोलाई का मतलब क्या होता है पता है क्या? लंग्स के अंदर अल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, पता है? लंग्स के अंदर का अल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। सपोज ऐसा लंग के अंदर जो होता है, ये ब्रांचेस आते हैं, ब्रोंकियोल्स, और उसके एंडिंग में अल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, स्मॉल एयर सैक्स, ठीक है। और वो अल्वियोलाई जो होता है उसके अंदर जो होता है एपिथेलियल इस तरह से प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एयर। इसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ एयर, ऑक्सीजन को बाहर फेंकना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना। लंग्स के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, और फिर अंदर जाके वो वापस उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन होता है। जो भी बचा अच्छा हुआ ब्लड है वो वापस हार्ट में जाएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा बॉडी के, ठीक है। तो अल्वियोलाई के अंदर भी प्रेजेंट होता है, आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सारे जो चीजें ना एक दूसरे से रिलेटेड है बॉडी के अंदर, कोई भी, सब अपना अपना काम कर रही है, लेकिन सब एक साथ काम करती है। बॉडी भी बताती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि एकदम चपटा सा लेयर प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया और उसके ऊपर ऐसा फ्लैट फ्लैट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। छोटे छोटे से स्क्वैमस एपिथेलियम वाले सेल प्रेजेंट रहेंगे ऐसे। फुटपाथ पे जब चलते हैं तो फुटपाथ पे कैसा स्ट्रक्चर आता है, वैसे वो स्क्वैमस एपिथेलियम ऊपर से दिखने के बाद वैसे ही दिखता है, क्योंकि उसको कोई हाइट नहीं है, तो फिर वो वैसे ही प्लेन सा दिखता है, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? इनर सरफेस ऑफ माउथ, इसोफेगस, ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर जो है वो स्क्वैमस सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से एक्सचेंज होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो अल्वियोलाई इतना सा है, वहां पे इतनी जगह भी नहीं है, हवा को भी बैठना है उसके अंदर, तो इसलिए स्क्वैमस एपिथेलियम होता है।
इसोफेगस, इसोफेगस पता है सबको, फूड पाइप इसोफेगस के अंदर होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, माउथ में होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, थिन है, स्मॉल फ्लैट सेल्स, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, सारी चीजों को एंट्री नहीं होती है, कुछ चीजों को एंट्री एंड एग्जिट अलाउ होती है उसमें से, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री एंड एग्जिट अलाउ होता है उसके अंदर से। माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो सलाइवा अंदर बाहर कर सकता है, न्यूट्रिएंट्स अंदर बाहर। इसोफेगस के अंदर फूड आइटम्स को जगह होती है। सो इसका फंक्शन क्या है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ब्लड वेसल के अंदर भी वो ट्रांसपोर्ट ही कर रहा है, ब्लड वेसल के क्योंकि वॉल पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बाहर कोई भी चीज को आना जाना है तो स्क्वैमस सेल्स के थ्रू ही आना जाना पड़ता है। तो इसलिए उसका काम क्या है, इस जगह पे स्क्वैमस सेल एपिथेलियम जहाँ जिन जगह पे प्रेजेंट है उस जगह पे वैसा उस हिसाब से काम रहता है। तो उनका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है स्क्वैमस एपिथेलियम, इसोफेगस, ब्लड वेसल्स, अल्वियोलाई। सेमी परमिएबल से होते हैं, एकदम थिन फ्लैट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का मतलब है बहुत सारे लेयर्स प्रेजेंट है। स्क्वामस में एक पतला सा लेयर था, स्ट्रैटिफाइड में 5-6 सेल लेयर प्रेजेंट होता है। और ऊपर का जो लेयर होता है ना वो काफी थिक होता है, रिजिड होता है, ठीक है, जल्दी से रप्चर ऑफ नहीं होता है। तो वो कहाँ प्रेजेंट है, स्किन, आउटर सरफेस ऑफ स्किन, पूरे अपने स्किन पे बाहर से स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, 4-5 लेयर का। तो उनका काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ वेयरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन कर रहा है, स्किन को प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। फिर है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियम के अंदर ना बीच बीच में ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सेल, जो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने बताया था आपको, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये कि वो अलग कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, मतलब सेल्स के अंदर भी उनका क्या होता है, एक ऐसा सेल होता, मतलब एक सेल का गुच्छा होता है और उसी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होता है और उसी के अंदर उनका सिक्रीशन प्रेजेंट होता है। तो ग्लैंडुलर सेल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे सिक्रीशन, जैसे सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल, म्यूकस, म्यूकस कैविटी यानी कि ओरल कैविटी के अंदर ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। स्वेट जहां से आता है वहां पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। सो इनर लेयर ऑफ स्किन, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम के नीचे प्रेजेंट रहेगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम बेसिकली, ठीक है। सो इनके अंदर क्या होता है, सेल्स कंटेन वेसिकल्स पैक्ड विद सिक्रेटरी मटेरियल्स। फिर है कोलमनार एपिथेलियम, कोलमनार यानी कि लॉन्ग टॉल सेल्स प्रेजेंट होते हैं कॉलम जैसे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो होता है उसके अंदर के सरफेस में कोलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि पूरा अपना जो इंटेस्टाइन, स्टमक, बेसिकली वहां पे हर जगह कोलमनार एपिथेलियम होता है। क्यों, क्योंकि कोलमनार एपिथेलियम का काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स को जल्दी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इंटेस्टाइन में अपने को क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन चाहिए ना, जो भी अपन खाना खा रहे हैं वो सारा एब्जॉर्ब होना चाहिए, तो इसलिए वहां पे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रहा है, कोलमनार एपिथेलियम, कॉलम लाइक टॉल सेल्स, कॉलम लाइक टॉल सेल्स होते हैं, ठीक है। और ऊपर के सरफेस में क्या होता है, इस तरह से उबड़ खाबड़ सी जगह होती है तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है चीजें। अगर स्मूथ जगह रही तो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। फिर है सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम यानी कि क्या, जो जो सेल्स है एपिथेलियम के उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं सीलिया, वो प्रेजेंट होता है सीलिएटेड एपिथेलियम में। सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम क्या है, ऑक्सीजन को नीचे ढकलना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है। और उसके बाद में जो अगर वहां पे म्यूकोजा जो है, कफ, कफ अगर अटक गया है तो उसको बाहर फेंकना, स्नीज को बाहर फेंकना, तो उनका काम होता है पुश करना ऊपर नीचे चीजें, ठीक है। तो इसलिए वहां पे सीलिया प्रेजेंट होता है ताकि जल्दी से आसानी से चीजें ऊपर नीचे पुश हो सके। और उसके बाद में और क्या है कि एयर आ जा रही है तो इसलिए वो क्या करता है, फिल्ट्रेट, मतलब
एयर को फिल्ट्रेट का भी काम कर लेता है, ठीक है? वहाँ पे क्या करता है, फिल्ट्रेशन का भी काम कर लेता है। जो भी डस्ट पार्टिकल्स है वो वापस उसको बाहर फेंकने का काम करता है और जो भी अच्छा एयर है उसको अंदर। तो ऐसे नोज़ से ही अपना नाक में ही सीलिया भी प्रेज़ेंट होता है, तो ना नोज़ से ही शुरू हो जाता है वो सीलिया का काम, ठीक है? सो नीचे यहाँ तक प्रेज़ेंट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रकिया तक। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है? ट्रकिया, ठीक है? 2 ऐसे 2 पाइप प्रेज़ेंट होते हैं अपने गले से लेके यहाँ तक। एक होता है ट्रकिया और एक होता है एलिमेंट्री कैनाल। आजू-बाजू प्रेज़ेंट होता है वो, ठीक है? ट्रकिया और एलिमेंट्री कैनाल और दोनों का ढक्कन एक ही है, एपिग्लॉटिस। जब अगर अपना फूड पाइप काम कर रहा है तो एपिग्लॉटिस ट्रकिया को ढक देता है और अगर अपना ट्रकिया काम कर रहा है तो एपिग्लॉटिस जो है वो इसोफेगस को ढक लेता है। तो एक ही ढक्कन होता है। तो कब इसलिए खाते वक़्त बोलना नहीं चाहिए। ऐसे अपन बोल रहे हैं, हँस रहे हैं, तो क्या होता है कि तब ब्रीदिंग और खाना दोनों एक साथ चल रहा है। जब अपन खा रहे हैं ना, तब ब्रीदिंग नहीं होती। जब अपन चबा रहे हैं, मुँह में जब बाइट जा रहा है, तब ब्रीदिंग नहीं होती। जब वो अंदर बाइट चला जाता है, तब अपन ब्रीथ करते हैं। क्योंकि तब ब्रीदिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि इसोफेगस खुला है अपना, तो एपिग्लोटिस ट्रकिया को बंद कर देता है। तो अपना एयर जो है वो अंदर नहीं जाता है। वहीं पे ब्रीदिंग हो रही है बट अंदर नहीं जा रहा है एयर, ठीक है? तो वो ट्रकिया को बंद कर देता है। तो इस वज़ह से अगर अपन बोल रहे हैं, हँस रहे, खा रहे हैं सब साथ में, तो एपिग्लॉटिस कन्फ्यूज़ हो जाता है कि मैं किसको बंद करूँ एग्ज़ैक्टली। तो उस चक्कर में खाना जो है वो अपना ट्रकिया के डायरेक्शन में थोड़ा चले जाता है, पानी खाना। तो ठसका लगता है, अपन बोलते हैं ठसका लग जाता है, तो उसकी वज़ह से वो लगता है। क्योंकि वो या तो एयर फूड पाइप में घुस गया या खाना थोड़ा ट्रकिया-वकिया के एरिया में चला गया, फिर अपन पानी पी के उसको अंदर अलग कर लेते हैं। तो सीलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या है? पुश म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू कीप द एयर पैसेज फ्री। क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि क्यूब के जैसे इसके ऊपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये प्रेजेंट होता है ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी यानी कि नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन के अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वो होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्योंकि वहां पे क्या काम करना है? रीएब्जॉर्प्शन। नेफ्रॉन के अंदर क्या काम करना होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल न्यूट्रिएंट्स जो है, जो कि गलती से चले गए हैं बाहर, उनको वापस रीएब्जॉर्ब करना है। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम वहां प्रेजेंट होता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है? सो जो जहां पे प्रेजेंट है उस हिसाब से उसका काम होता है, लोकेशन के हिसाब से उसका काम होता है। तो तुमको लोकेशन अगर याद रह गई तो काम याद रह जाएगा कि क्या काम है। इसमें बहुत रहता है, ठीक है? अभी तो ये शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ लिया। इसमें वो सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम बहुत होता है। जैसा अपना जो ये है क्या बोलते हैं उसको, स्किन है, वो केरेट मतलब जो अपने हेयर्स होता है ना, हेयर्स के अंदर सुना है तुमने केराटिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वो क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि हेयर के अंदर जो एपिथेलियम है, वो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम है जो कि केराटिनाइज्ड है, यानी कि वो केराटिन रिलीज़ कर रहा है। केराटिन जो है वो हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? एकदम डेड फाइबर्स प्रेजेंट होता है, डेड फाइबर्स केराटिन नाम के, तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो हेयर के अंदर केराटिन क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि वहाँ पर एपिथेलियम जो होता है, वो केराटिन रिलीज़ करता है। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। नाम में कनेक्टिव टिश्यू यानी कि वो कनेक्ट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा कनेक्शन वाला काम कर रहा है वो होता है ब्लड। कितनी नींद आई रही तने? ब्लड पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है? ब्लड के अंदर क्या-क्या सेल्स होते हैं? जोर से बोलो ना, मेरे को सुनने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम क्या था? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम और प्लाज्मा का दूसरा नाम याद है किसी को?
थ्रोम्बोसाइट। प्लाज्मा प्लाज्मा नहीं, सॉरी, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या था? थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ हर चीज का ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स। थ्रोम्बो, THROMBOCYTES। प्लाज्मा का नहीं है, प्लेटलेट्स का नाम है। बॉडी के अंदर कितना ब्लड प्रेजेंट होता है? 5 लीटर। 5 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर। जब अपन ब्लड डोनेट करते हैं तो कितना ब्लड बॉडी में से निकालते हैं वो? कितना? हाँ, 250 ml ब्लड अपना निकालते हैं। तुम लोग नहीं, तुम्हारा तो एज नहीं हुआ है अभी तक ब्लड डोनेशन का ना। 18 एंड अबव ब्लड डोनेट करते हैं। लेकिन उसमें भी जो 18 और ऊपर के साल के बच्चे होते हैं, जैसे हम जैसे लोग जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है, फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते फिर। पहले हीमोग्लोबिन वहां पे बताना पड़ता है। हमारे क्लास की एक लड़की ने ब्लड डोनेट किया था, ठीक है। वो जाके ब्लड डोनेट करके आई, वापस आई, उसको ही चक्कर आ गए, उसको ही ब्लड देना पड़ा वापस। तो सोच समझ के ब्लड डोनेट करो। जिसने टैटूज निकाला है ना, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, पता है क्या? टैटूज निकालने वाले इंसान ने भी नहीं। जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, वो लोग भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। ये पता है ब्लड ग्रुप्स के बारे में? कौन सा ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब वो सबका ब्लड ले सकता है। सबका ब्लड ले सकता है, AB। और जो सबको ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर, O नेगेटिव। ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव जो ब्लड होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो सबको ब्लड दे सकता है। और ओ नेगेटिव पर बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। सब कम लोगों के अंदर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। मेरे चाची का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, लेकिन उनको अस्थमा है, तो वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते जल्दी से, मतलब प्रॉब्लम आती है फिर। ऐसा प्रॉब्लम होता है, रेयर होता है। वो मूवी देखी है क्या तुमने, सुल्तान? किसी ने देखी है? उसके अंदर भी ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप का ही कुछ तो सीन है ना, सही। उसके उसके बच्चे के अंदर कम रहती है, लेकिन वो सलमान खान के पास वही ब्लड ग्रुप होता है, पर वो खेलने चले जाता है, फिर अनुष्का शर्मा नाराज हो जाती है उससे। ब्लड ब्लड के बाद होता है लिम्फ नोड्स, लिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होता है? लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड में से ही कुछ फ्लूइड जो है ना वो बाहर निकलता है। एक्सेस फ्लूइड जो होता है ब्लड का, वो बाहर निकलता है। और लिम्फ वेसल्स बोल के ब्लड के बाजू में ही लिम्फ वेसल्स होते हैं, जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स यानी कि क्या? WBC। कुछ WBCs जो होते हैं वो लिम्फ के अंदर जाते हैं, और लिम्फ का भी काम होता है डिफेंस सिस्टम, ठीक है। वो भी क्या करते हैं आपके बॉडी में? डिफेंस का काम करते हैं। तो ऐसे ब्लड के ही बाजू में लिम्फ वेसल्स भी प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है एक पूरा सा। तो उसके अंदर प्रोटेक्शन का ही काम करता है। तो वो उसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड ऊज्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ऊज्ड आउट यानी कि क्या? बाहर निकलना। नेक्स्ट है एरियोला टिश्यू। एरियोला टिश्यू जो होता है बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में एरियोला टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे लूजली अरेंज्ड है, मतलब ऐसे एकदम कॉम्पैक्ट, नजदीक नजदीक नहीं प्रेजेंट होता है वो। ऐसे दूर दूर सेल्स उसके प्रेजेंट होते हैं, लूजली अरेंज्ड होता है। और जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि जैसे ब्लड के अंदर फ्लूइड है, वैसे एरियोला टिश्यू के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। जेली लाइक मतलब पता है ना, मतलब सेमी सॉलिड सा वैसा प्रेजेंट होता है। तो इसका काम क्या होता है? सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स। एरियोला टिश्यू, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक होता है वो टिश्यू। ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मेन कंपोनेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि
एल्यूलर जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना सेल के अंदर, ऐसा मेन कंपोनेंट होता है, वैसे ये जो सारे टिश्यूज होते हैं उसका मेन, जैसे ब्लड के अंदर फ्लूइड प्लाज्मा ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इसके अंदर सारे सेल्स प्रेजेंट है, वैसे ही एरियोलर टिश्यू जो है उसका ग्राउंड सब्सटेंस जेली लाइक है, उसके अंदर ऐसे फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे ऐसा। एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट, फैट टिश्यू, ठीक है, उसके अंदर फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिलो द स्किन एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। जो अपन बोलते हैं ना, जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर मास ज्यादा होता है, मास ज्यादा होता है यानी कि फैट, जो एडिपोज टिश्यू होता है वो ज्यादा प्रेजेंट होता है उनके अंदर, ठीक है। ऐसे मस्कुलर पीपल अलग, और मोटे लोग यानी कि जो ऐसे सच में जेन्युइन मोटे होते हैं, ऐसे स्किन बड़ा बड़ा होता है, तो उनके अंदर फैट टिश्यूज नीचे ज्यादा प्रेजेंट होता है, एडिपोज टिश्यू। तो जो पोलार बेयर, पता है वो जो उधर क्या नाम, एंटार्क्टिका आर्टिक सर्कल जो होता है, वहां पे जो पोलार बेयर्स और ये सारे जो लोग रहते हैं, लोग ने एनिमल्स रहते हैं, तो उनके अंदर एडिपोज टिश्यू ये बहुत ज्यादा होता है, फैट सेल्स ज्यादा होता है। फैट सेल्स का काम क्या होता है? वो बॉडी में ना गर्माहट लेके आता है, ठीक है। सो सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स, फैट प्रेजेंट होता है इन सेल्स के अंदर, जेली लाइक ग्राउंड सब्सटेंस। इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ फैट्स। इंसुलेशन यानी कि बॉडी को गर्म रखने का काम करता है, ठीक है, और शॉक से प्रिवेंट करता है, मतलब ऐसे जल्दी से झटका लग जाए तो अंदर ऑर्गन्स डैमेज नहीं हो जाते तुरंत अपने, तो फैट सेल्स जो वो प्रोटेक्ट करके रखता है। एनर्जी सप्लाई करता है, फैट से भी एनर्जी जाती है, पता है तुम लोगों को? एनर्जी का सीक्वेंस पता है क्या? सबसे पहले एनर्जी जो है वो किससे आती है? कार्बोहाइड्रेट से। जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं, फिर आते हैं फैट सेल्स, फिर फैट जो है वो एनर्जी रिलीज करता है, फिर जब फैट सेल्स की भी कमतरता होती है फिर प्रोटीन्स पे आते हैं। तो जो ऐसा होता है जो बहुत दिनों दिनों तक का उपवास करते, कुछ खाते पीते नहीं है, जैन लोगों में होता है ना, महीने भर का उपवास होता है, तो वो कैसे सरवाइव कर पाते हैं? क्योंकि पहले बॉडी के अंदर जो भी स्टोरेज है उससे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जैसे ही प्रोटीन्स अगर आ गया, प्रोटीन्स अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी कि प्रोटीन्स खुद को तोड़ रहा है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि अपने पूरे जो भी बॉडी ऑर्गन्स है ना वो प्रोटीन्स पे, जैसे मैंने बोला डीएनए प्रोटीन से बना है, तो प्रोटीन्स खुद को तोड़ रहा है यानी कि डीएनए टूट रहा है अंदर से, अमाइनो एसिड्स टूट रहे, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर वहां पे इंसान को, अभी वो एक इंडिकेटर होता है कि बस भाई अभी खाना खा लो तुम, क्योंकि प्रोटीन्स का मरने का टाइम आ गया, अगर प्रोटीन्स डैमेज हो गए तो बॉडी डैमेज हो जाएगी, इंसान मर सकता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जाती है, फिर फैट सेल्स और फिर प्रोटीन से। तो इतनी जल्दी मरोगे नहीं तुम अगर तुमने खाना पीना नहीं किया खाया तो। फिर होते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में सुना है क्या? कार्टिलेज जो होते हैं ना, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? नोज पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, नोज में, ईयर पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, ये जो होता है कार्टिलेज। फिर लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स, और ट्रकिया, ठीक है। और रिब्स पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, रिब केज जो होता है ना, हार्ट पे भी कार्टिलेजेस होते हैं, रिब केज पे भी कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज का काम क्या होता है? इनका काम होता है लुब्रिकेट्स द सरफेस ऑफ बोन्स, बोन्स जो है उनको, बोन्स जैसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो कार्टिलेज लगाने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा बोन के इसको जैसे ग्रीस का काम होता है ना, ऑयल क्या करता है, स्मूथली फंक्शनिंग करवाता है, कोई अगर चीज हार्ड है उसको अपन ऑयल डालते हैं तो स्मूथ फंक्शनिंग होता है, तो वैसे ही कार्टिलेज का काम होता है बोन के फंक्शन को स्मूथ करना, उसके बाद में सपोर्ट देता है और शॉक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो भी अगर बोन्स पे कोई झटका आ रहा है तो कार्टिलेज वो खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, शॉक एब्जॉर्ब का काम होता है। कार्टिलेज भी तीन टाइप्स के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, फिर होता है इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। ऐसे तीन टाइप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। हाइलिन कार्टिलेज होता है ना वो रिब्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो रिब्स होती है ना वो इस तरह से सी शेप होती है रिब्स, है ना, ऐसे पीछे जाती है,
सी शेप में से दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले क्या प्रेजेंट रहता है, कार्टिलेज, और उसके पीछे बोन प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो वो अपना जो ये अपन जब ब्रीथ कर रहे हैं, जब अपना चेस्ट इनहेल और एक्सहेल, तो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट करता है चेस्ट, तो वो ये कार्टिलेज की वजह से करता है। अगर बोन रहता तो बोन मूवमेंट नहीं करता है, लेकिन कार्टिलेज की वजह से वो उसको चेस्ट को ऊपर नीचे करने में वो करने देता है। ठीक है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के टाइम पे। नोज पे इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग जगह पे अलग है। फिर होता है बोन्स। बोन्स पूरा अपना स्केलेटन जो होता है वो किससे बना है, बोन्स से। सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है बॉडी का, थाई बोन। थाई बोन का नाम क्या है, फीमर। थाई बोन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा बोन कौन सा है, कहाँ प्रेजेंट है वो, स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स ये जो है सबसे छोटा बोन है ईयर के अंदर। ईयर के अंदर 3 बोन प्रेजेंट होते हैं, उसमें से सबसे छोटा है स्टेप्स। ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने बोन्स प्रेजेंट है, 200, 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 206 हड्डियां। और बच्चों में कितने होते हैं, 300 और कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। 300 चिल्ड्रन में। ऐसा क्यों होता है कि बच्चों में इतने ज्यादा, वो तो इतने छोटे से होते हैं, अनपढ़ों में इतने कम। क्योंकि छोटे बच्चों में क्या होता है, अपने अंदर सारे जो है अटैच्ड है। छोटे बच्चों में टुकड़े टुकड़े में प्रेजेंट होता है। स्कल बोन्स भी होते हैं ना, वो टुकड़े टुकड़े प्रेजेंट होता है। पता है, ऐसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसे बोलते हैं यहाँ पे टाड़ू, क्या बोलते हैं इसको, टाड़ू ही बोलते हैं ना। तो उसमें से तेल भरते हैं कि जगह रहती है वहां पे, है ना। क्यों, क्योंकि बोन्स उनके अटैच नहीं होते हैं, तो वहां पे जगह रहती है। ठीक है, उनको उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है फोंटानेल्स। जो यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे जगह रहती है, तो 2 जगह पे ऐसे बोलते हैं तेल भरने का और बांध के रखने का हमेशा। तो वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब छोटे, ब्रेन की साइज छोटी है, जब 5 साल तक इंसान 5 साल का होता है ना, तब ये सारे दोनों भी जो ये टाड़ू होते हैं ये भर जाते हैं। दोनों यहाँ पे जो बोन्स होते हैं ना वो अटैच हो जाते हैं, क्योंकि 5 साल की उम्र तक आपका ब्रेन साइज जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, 5 साल के ऊपर ब्रेन डेवलप नहीं होता, ब्रेन का साइज नहीं इंक्रीज होता है। 5 साल में जितना इंक्रीज होना होता है हो जाता है। तो 5 साल तक ब्रेन का साइज इंक्रीज होता है, इसलिए जगह होती है उतनी। 5 साल के बाद बोन्स सारे अटैच हो जाते हैं एक दूसरे को, कल बोन्स। फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ये देखना, ये आर्म भी जो है ऐसे बीच बीच में उसको जगह जगह होती है ना। मतलब अपना एक सिंगल आर्म है, अपने इतने फोल्ड्स नहीं होते, छोटे बच्चों के ज्यादा फोल्ड्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी बोन्स जो होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं, कार्टिलेजेस प्रेजेंट ज्यादा होते हैं उनके अंदर। बोन्स एक दूसरे को कैसे जॉइंट होते हैं, जॉइंट्स जो होते हैं, अलग अलग टाइप के जॉइंट्स होते हैं। पता है कौन सा कॉमन जॉइंट, बहुत बार रोहित शर्मा को खेलते खेलते इधर वो उसका जॉइंट सटक जाता है, हड्डी सटक जाती है ना, फिर वो खुद से ही ऐसे ऐसे कर लेता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इस तरह से ऐसा एक बोन ऐसा आता है, एक बोन ऐसा आता है, और वो ऐसा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट जो होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो बहुत बार वो बॉल जो है वो सटक जाता है इधर से, खेलते खेलते रोहित शर्मा के साथ बहुत बार हुआ। उसके बाद में नॉर्मल जॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, बट ये कॉमन जॉइंट्स है। स्कल के जो जॉइंट्स होते हैं वो एकदम, उसको बोलते हैं सूचर्स। ठीक है, एकदम फिक्स जॉइंट प्रेजेंट होते हैं स्कल के अंदर, वो जल्दी से वो हिलते नहीं है। ठीक है, स्कल के अंदर के जो बोन्स होते हैं ना, उनका बाहर का स्ट्रक्चर, उनका जो बॉर्डर होती है वो ऐसी सेरेटेड बॉर्डर होती है, और दूसरा बोन आके ऐसा इसको अंदर से ज्वाइन हो जाता है, तो एकदम फिक्स हो जाता है फिर वो। आया समझ में, ऐसा एक बोन होता है और ऐसा एक बोन होता है।
स्केलेटन बोन्स जो होते हैं वो उसके अंदर सेल्स कौन से होते हैं पता है? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो ये शब्द जहां पर भी आया वो बोन से रिलेटेड होता है। ऑस्टियो वर्ड जहां पे भी आया वो बोन से रिलेटेड। और कार्टिलेज के अंदर जो आता है वो कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रो वर्ड इज रिलेटेड टू कार्टिलेज, ऑस्टियो इज रिलेटेड टू बोन। ठीक है। ऑस्टियो बोन का भी ट्यूमर कार्सिनोमा होता है, कैंसर होता है। ऑस्टियो सार्कोमा, ऑस्टियो फाइब्रोसार्कोमा से अलग अलग होते हैं। तो ऑस्टियो वर्ड बोन। और उसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है यानी कि ये जो बोन सेल्स है वो जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट। यानी अपना जो बोन है वो मेन किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अभी तुमको वो पूछ रहा मैं क्वेश्चन। कैल्शियम जो है बॉडी के अंदर ब्लड से बोन के अंदर जो उसका लेवल है, मतलब अगर ब्लड के अंदर बहुत सारा कैल्शियम हो गया तो उसको बोन तक पहुंचाने का काम किस हार्मोन का होता है? प्रोजेस्टेरॉन, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन नहीं, पैराथ हार्मोन। यानी पैराथायरॉइड जो होता है वो जो हार्मोन रिलीज करता है उसका काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ने के बाद उसको बोन तक पहुंचाना। और अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाए तो उसको बोन में से लेके आता है। तो वो कौन लेके आता है? वो कैल्सिटोनिन लेके आता है। कैल्सिटोनिन का काम होता है बोन में से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में वापस लेके आना। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे जॉइंट होता है। तो टेंडन कहाँ प्रेजेंट होता है? मसल टू बोन, जहाँ पे मसल और बोन के बीच का जॉइंट है, बोन मसल को जाके जुड़ रहा है, वहां पे टेंडन प्रेजेंट होता है। और लिगामेंट बोन और बोन के बीच में लिगामेंट्स प्रेजेंट होता है। तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। टेंडन्स जो होते हैं वो लेस इलास्टिक, इतने ज्यादा इलास्टिक नहीं होते। ठीक है। लिगामेंट बहुत ज्यादा इलास्टिक होते हैं। तभी अपन अपने बोन का पूरा ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं, अपने जो एंकल्स होते हैं उसका मूवमेंट जहाँ पे जॉइंट है। सुना है तुमने कभी लिगामेंट टियर हो जाता है किसी का? लिगामेंट टियर यानी कि जो बोन के बीच का जो लिगामेंट है ना वही डैमेज हो जाता है, लिगामेंट टियर। तो जॉइंट जो है वो काम नहीं कर पाता है उसकी वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स के मसल्स ठीक है। तो मसल के अंदर जो है मसल फाइबर्स एंड मस्कुलर टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल के अंदर होते हैं मसल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अलग अलग सारे मसल सेल एक आके एक मसल बनाता है। ठीक है। अब मसल के अंदर जो प्रेजेंट होता है ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है, अपने मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है वो करवाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मैंने नाम बताया था एक बार, तुम लोगों को याद कर सकते हो तुम लोग? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन नाम के ये दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मसल के अंदर। और वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है। अब टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मसल्स के जो टिश्यू मसल्स जो है वो तीन टाइप के, एक होते हैं स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल और कार्डियक मसल्स। स्ट्राइटेड का मतलब स्ट्राइटेड का मतलब क्या होता है? स्ट्राइशंस प्रेजेंट है, यानी कि इस तरह से उसके ऊपर ना ये मसल प्रेजेंट है, उसके ऊपर लाइंस प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइशंस। ठीक है। उसको बोला जाता है स्ट्राइटेड मसल। तो ये जो स्ट्राइटेड मसल है इनका दूसरा नाम है स्केलेटल मसल।
क्योंकि ये स्केलेटन के जो भी अपने बोन्स है, बाहर के हैंड्स, लेग्स, इन सब के बोन्स के ऊपर ये मसल्स अटैच होते हैं, इसलिए बोला जाता है स्केलेटल मसल। ठीक है। इन सो दीज आर सिलेंड्रिकल शेप, ये जो है ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। तो सिलेंड्रिकल शेप के प्रेजेंट है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्यों मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं? क्योंकि इनको एनर्जी ज्यादा चाहिए, इनका फंक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि अपना पूरा ये अपना जो भी स्केलेटन है बाहर का, पूरे इस पे स्ट्राइटेड मसल्स होते हैं, तो अपन चल रहे बोल रहे हर चीज के लिए ये मसल का काम होता है, तो इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि न्यूक्लियस इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए है। ठीक है। सो मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर उसके बाद में ये जो इनको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि अपन अपने हिसाब से इसको काम करवा सकते हैं, अपने विल पे ये काम करते हैं। ठीक है। जैसे अपने को हाथ ऊपर लेना है तो अपने को पता है अपन खुद लेंगे, हाथ नीचे लेना है तो लेंगे, तो ये अपने मन पे काम करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वॉलेंट्री मसल्स, अपना काम सुनते हैं ये। ठीक है। जैसे कि यहाँ के मसल को क्या बोलते हैं पता है क्या? ये वाले मसल्स को बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो ये वाले मसल जो होता है ये इनका काम होता है कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ऐसा होता है, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक रिलैक्स होता है। अभी जब मैंने हाथ सीधा रखा है, तो ये जो ऊपर वाला जो मसल है ये रिलैक्स, ये रिलैक्स हुआ हुआ है, और नीचे वाला जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब मैं हाथ ऐसा करती हूँ तो ऊपर वाला जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे वाला रिलैक्स होता है। तो दोनों फिर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक रिलैक्स होता है। फंक्शन क्या होता है? दीज मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स, रनिंग, स्पीकिंग, एक्सेट्रा। नॉन स्टाइटेड मसल्स जो होते हैं, इनका दूसरा नाम है स्मूथ मसल्स। इनको बोला जाता है स्मूथ मसल्स या फिर विजरल मसल्स। क्यों ये नाम है? क्योंकि इनका जो लोकेशन है, स्मूथ ऑर्गन्स यानी कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है, इंटेस्टाइन है, इसोफेगस, ये जो अंदर के ऑर्गन्स प्रेजेंट है, उनको स्मूथ ऑर्गन्स बोला जाता है, या फिर उनको विजरल ऑर्गन्स बोला जाता है। ठीक है। जो कि अपने विल के अंदर नहीं है, अपन नहीं चला सकते, इंटेस्टाइन को नहीं बोल सकते कि अब तू काम रोक दे या काम चालू कर। दीज आर नॉट इन इनटू आर कंट्रोल, तो उनको इनवॉलेंटरी फंक्शनिंग होती है उनकी। ठीक है। अपने कंट्रोल में नहीं होती वो, सीएनएस और पीएनएस के कंट्रोल में है। सो स्मूथ ऑर्गन्स के नाम से इसलिए स्मूथ मसल्स या फिर विजरल मसल्स बोला जाता है। तो ये स्पिंडल शेप के होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से लाइंस नहीं होते जैसे स्ट्राइटेड मसल्स पे, और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर बहुत सारे थे, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट, नॉट अटैच टू बोन्स, बोन्स को अटैच नहीं होते, मसल्स को अटैच होते हैं, ये जो ऑर्गन्स है उसको अटैच है। ठीक है। बोन्स को अटैच नहीं होते, ऑर्गन्स को अटैच होते हैं। their movements are not under the control of our will। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स। काम क्या इनका? मूवमेंट ऑफ आई लीड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये कुछ भी अपने कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल यानी कि जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं मसल्स, उनको बोला जाता है कार्डियक मसल्स। तो ये भी सिलेंड्रिकल है, और इनके पास भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड। डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं कार्डियक मसल्स के ऊपर। ठीक है। और उनका भी कंट्रोल अपने विल में नहीं होता है, और उनका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है रिदमिकली, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली होता है। ठीक है। स्केलेटल मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो अपने विल पे है, लेकिन कार्डियक मसल के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा। अगर वो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं किया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो उसका एक ही काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट।
तो तीन तरह के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना, अगर अगर मसल के अंदर मतलब मसल ने थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे कर भी लिया ना, तो भी क्या होता है, कार्डियक मसल के अंदर ऑटो रिदम वाला सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि ऑटोमेटिक ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है कि भाई इसका काम कम ज्यादा हो रहा है, तो वो क्या करता है, ऑटो रिदम वाले बटन को दबा देता है, यानी कि न्यूरॉन्स पहुंच जाते हैं वहां पे और उसका कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंटिन्यू रखते हैं, अगर मसल्स थोड़ा सा कमजोर हो गए तो। और वो कंटिन्यू रखते हैं, और उस सिचुएशन में फिर थोड़ा इश्यू आता है कि हार्ट हार्ट रेट कम हो जाता है, फिर पता चल जाता है अपने को कि हार्ट में कुछ तो डिसऑर्डर है। तो जब तक अपन ट्रीट नहीं करते तब तक न्यूरॉन्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसे सबके केस में हो, कुछ कुछ लोगों के इसमें। लाइट और डार्क बैंड्स यानी कि ये एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ना, जो दो प्रोटीन्स होते हैं, वो लाइट एंड डार्क बैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये मसल है ना, तो जो वो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन्स होते हैं, मायोसिन, वो इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होते हैं। और एक्टिन जो होता है वो डार्क होता है, और मायोसिन जो है वो लाइट कलर का होता है। तो इस वजह से ये लाइट एंड डार्क जो है उसके ऊपर से बैंड्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, जब उसको अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है लाइट एंड डार्क बैंड्स है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक्टिन और मायोसिन होता है। ठीक है, जो प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो ये तीनों मसल समझ में आ गए क्या? नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के बारे में अपन ने पढ़ा है, न्यूरॉन्स के बारे में। ठीक है, क्या क्या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है? क्या स्ट्रक्चर है एक न्यूरॉन सेल का? डेंड्राइट्स प्रेजेंट है, बीच में सेल बॉडी होती है, एक एक्सॉन बड़ा सा होता है, और नीचे नर्व एंडिंग्स या फिर एक्सोनल टर्मिनल बोला जाता है, वो प्रेजेंट होता है। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सिग्नल्स लेते हैं और वो भेजते हैं एक्सॉन के अंदर, और एक्सॉन से वो नर्व एंडिंग्स में जाते हैं। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को बोला जाता है साइनैप्स, और साइनैप्स में वो सारे सिग्नल्स जाके जाते हैं, फिर साइनैप्स से वापस दूसरे न्यूरॉन में जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल वे में होता है। ठीक है, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल रहता है, लेकिन जैसे ही साइनैप्स में आता है वो केमिकल फॉर्म में आता है, फिर वापस जब न्यूरॉन में जाता है तो इलेक्ट्रिकल आता है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेस होते हैं। ठीक है। सो लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ अ नर्व सेल में इवन बी अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक का होता है। लॉन्गेस्ट सेल, जैसे मैंने कहा नर्व सेल जो होता है लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी होता है। ठीक है। सो ये एनिमल टिश्यू हो गया, प्लांट टिश्यू है, वो फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, ये इसका लास्ट पार्ट बहुत बोरिंग है, वो एनिमल हस्बेंड्री और उसके बारे में, पोल्ट्री फार्मिंग।